रिमरू की ऑप्टिमिस्टिक बातों से मेयर माइल्स को थोड़ा मोटिवेशन मिला। उन्हें लगता है कि ये शायद सही वक्त है रिमरू को ये बताने का। वो रिमरू को बुलाता है और कहता है कि हिनाटा डंजन को जीतने के लिए टेम्पल से रिवॉर्ड्स मांग रही है, जो रिमरू ने मॉन्स्टर्स को हराने पर रखे हुए हैं। अब ये सुनकर रिमरू का क्या चेहरा था आप देख ही सकते हैं। मेयर माइल्स कहते हैं कि उसने कहा है कि वो डंजन के रूल्स के मुताबिक खेली है, जिसका मतलब है कि वो डिजर्व करती है रिवॉर्ड्स लेना। मगर रिमरू कहता है कि उसे मना कर दो और कह दो कि उसे कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। हमने उन्हें यहाँ ट्रेनिंग करने की इजाजत दी है, ना कि डंजन को एज अ चैलेंजर चैलेंज करने की। फिर अगले पेज पर हम देखते हैं कि मारिया बेल बुड्ढे ग्रांडबेल को म्यूज के बारे में बताती है और ये भी कि वो अपने मिशन में फेल हो चुका है। ग्रांडबेल को लगता था कि रिमरू का देश बहुत कीमती है हर लिहाज से, इसलिए उसने सोचा था कि इस देश को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो देश शायद उन्हें भविष्य में काम आ सकता है। मगर मारियाबेल का अभी भी वही मानना है। उसे लगता है कि रोसो परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए टेम्पल्स का डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। जिसके बाद एक छोटा सा पैनल हमें दिखाया गया है जहाँ लिखा है कि करीब 1 महीने बाद वेस्टर्न काउंसिल से एक ऑफिशियल लेटर रिमरू को मिलेगा। अब उसमें क्या लिखा होगा ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। फिर दोस्तों अगले चैप्टर की शुरुआत होती है शियोन, शूना और रिमरू से, जहाँ वो लैब्रिंथ में एडलमैन से मिलने के लिए गया है। रिमरू को देखते ही एडलमैन कहता है कि वो उसे जो भी पनिशमेंट देगा उसे वो खुशी खुशी कबूल करेगा। रिमरू कहता है कि खुद को किसी भी वजह से दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो एक अनडेड है और हर अनडेड की तरह होली मैजिक उसकी भी कमजोरी है, जिसकी वजह से उसे मुंह छिपाकर डिप्रेशन में बैठने की जरूरत नहीं है। मगर एडलमैन उस वजह से डिप्रेस नहीं है। उसके डिप्रेस होने की वजह वो होली नाइट्स नहीं बल्कि शूना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लियर तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि शूना एडलमैन से मिलने के लिए गई थी। वो उसे मोटिवेट करना चाहती थी, मगर कुछ उल्टा ही हो गया। एडलमैन शूना से भी हार गया। उसे लगा कि शूना ने भी होली नाइट्स की तरह होली मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हराया था, मगर ऐसा नहीं है। शूना कहती है कि उसके पास कोई होली मैजिक है ही नहीं। एडलमैन हैरान हो गया ये सुनकर। शूना अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि उसे सिंपली रिमरू पर भरोसा है, इसलिए उसे लगा कि वो रिमरू की ताकत को हार्नेस कर सकती है। दरअसल शूना ने वो टेक्निक इस्तेमाल की जो लेडी ल्यूमिनस ने रिमरू को सिखाई थी, जिसका इस्तेमाल हिनाटा बार बार अपनी बैटल्स में करती आई है अपने दुश्मनों के खिलाफ। पूरी बात को रिमरू समराइज करके एडलमैन को बताता है। वो कहता है कि देखो, तुमने होली मैजिक की ताकत इसलिए खो दी क्योंकि तुम्हारा भरोसा लुमिनस से शिफ्ट होकर मुझ पर आ गया, इसलिए अब तुम लेडी लुमिनस की पावर्स को हार्नेस नहीं कर सकते। तुम्हें किसी ऐसे गॉड की जरूरत है जिसके साथ तुम अपना पैक्ट बनाओ ताकि तुम उस गॉड की पावर्स को हार्नेस कर सको। मगर एडलमैन कहता है कि उसने लेडी लुमिनस के साथ कोई भी पैक्ट साइन नहीं किया था, वो बस अपने आप ही उस पावर्स का इस्तेमाल करने लगा। यह सुनकर रिमरू सरप्राइज नहीं था। वो कहता है कि लेडी लुमिनस ने बैप्टिज्म की सेरेमनी में ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि तुम अनजाने में अपने आप ही उससे जुड़ गए। रिमरू जानता है कि वो कितनी टेढ़ी कैरेक्टर है। वो लुमिनिज्म पर से लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर रिमरू एडलमैन को भी शूना की तरह अपनी पावर्स को हार्नेस करने का तरीका बताता है और देखते ही देखते एडलमैन भी होली मैजिक सीख जाता है। जिसके बाद रिमरू शूना को ही एडलमैन का इंचार्ज बना देता है, ये कहकर कि अगर तुम्हें कभी भी कोई हाई लेवल होली मैजिक सीखना हो तो डायरेक्टली शूना से पूछ लेना, वो तुम्हें सिखा देगी। फिर दोस्तों आखिरकार हमें अगले पेज पर पता चलता है कि मिलिम गोप्टा और रांगा को किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है। वो उन दोनों को लगातार हर रोज कैरियन और फादर मिड्रे से लड़वा रही है ताकि वो दोनों अपने यूनिफाइड फॉर्म को कंट्रोल कर सकें। दरअसल मिलिम यहाँ रिमरू से ये पूछने आई है कि वहाँ डंजन में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसके सुनने में आया है कि किसी ने उसके लाए गए ड्रैगन्स को भी हरा दिया है। रिमरू मिलिम को पूरी बात बताता है और ये भी उसके पास ग्रीन फरी नामक इस एडवेंचरर ग्रुप को रोकने का एक रास्ता भी है। रिमरू कहता है उसने सबसे पहले तो सारे पुराने ट्रैप्स को हटाकर नए ट्रैप्स लगाए हैं जो उसने खुद डिजाइन किए हैं, स्पेशली उन जैसे चैलेंजर्स को टॉर्चर करने के लिए। क्योंकि ये बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि रिमरू अब एक डिमन लॉर्ड है, तो अगर कोई चैलेंजर किसी लूप होल का इस्तेमाल करके डंजन जीत गया तो इसका असर उसकी रेपुटेशन पर पड़ेगा। आप लोग चाहें तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। रिमरू जानता है कि उसके बनाए हुए सारे ट्रैप्स उन एडवेंचरर्स को स्लो जरूर कर सकते हैं, बट उन्हें पूरी तरह रोक नहीं सकते। इसलिए उसने कुछ ऐसा डेवलप किया है जिससे कि वो फिलहाल के लिए उन चैलेंजर्स को डंजन में आगे आने से रोक सकता है। रिमरू ने अपनी लैब में रिसर्च करके दो चीजें बनाई हैं। पहला है मास्टर कोर, जो उसने क्रिप्टिस के मैजिकल कोर से बनाया है, और दूसरा है सूडो सोल्स। रिमरू को लगता है कि इन्हें टेक्निकल बातें समझ में नहीं आएंगी, तो वो उन्हें सीधे डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहता है कि वो चाहता है कि सभी लोग इस मास्टर कोर को पकड़कर अपने अपने फेवरेट मॉन्स्टर के बारे में सोचें। ऐसा करने के बाद उनके कोर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं उनके अपने अपने फेवरेट मॉन्स्टर्स में। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिलिम का फेवरेट मॉन्स्टर एक स्लाइम है, जिससे उसका कोर ट्रांसफॉर्म हुआ एक स्लाइम में, और रिमरू का कोर ट्रांसफॉर्म हुआ है किसी भूतिया चीज में। फिर रिमरू सूडो सोल नामक इस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद रिमरू की आत्मा ट्रांसफर हो जाती है उस भूतिया चीज में जो मास्टर कोर से ट्रांसफॉर्म हुई थी।
हालांकि इस मेथड की वजह से उनका ओरिजिनल जो शरीर है वो बेजान अवस्था में चला जाता है। तो इसलिए रिमोरू सबको सजेस्ट करता है कि इसका इस्तेमाल वो किसी ऐसी जगह करे जहां उनका शरीर महफूज हो। अब रिमोरू का प्लान ये है कि वो लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके खुद ही ग्रीन फरी का मुकाबला करेंगे ताकि वो लोग और आगे ना जा सकें। और ये है वो पेज जहां हमें पता चलता है कि कौन कौन किस किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करके थोड़ा टाइम पास करते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं ग्रीन फरी को यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस नए शरीर में उनसे अपनी ताकत ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग किसी अरे गहरे बिगिनर एडवेंचर से ही हार कर चले आए। और बिना थोड़ी सी भी शर्म रखे वो लोग एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। और साथ ही वे समझ चुके हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि ग्रीन फरी को उन तक पहुंचने में वक्त लगेगा, तो वो लोग लग जाते हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करने में। और उनकी ये ट्रेनिंग एक पेज से ज्यादा नहीं टिकती। और फिर थोड़ी देर के बाद मेयर माइल्स खबर लेकर आते हैं कि ग्रीन फरी अब 49वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि रिमरू और बाकी सब बॉस मॉन्स्टर के रूप में 50वें फ्लोर पर उनका सामना करेंगे। मगर वो वहां से निकलते उससे पहले वहां कुरोबी आ जाता है। वो यहाँ रिमरू और उनके अवतार के लिए गियर्स और इक्विपमेंट्स लेकर आया है, जिसके बारे में रिमरू ने पहले ही उससे कह दिया था। और ये है वो पैनल जहां हम इन सबको आर्मर और गियर्स पहने हुए देख सकते हैं। दोस्तों, उनकी और ग्रीन फरी की ये लड़ाई अच्छी खासी लंबी चली और लगभग 7 पेज के बाद वो लोग रिमरू और बाकियों से हार जाते हैं। और हारने के बाद हम देख सकते हैं कि ग्रीन फरी और उसकी कैप्टन इस हार से कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जिसके बाद फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि मेयर मैच भी उन पर नजर रखे हुए थे। जहां एक तरफ मिलिम सहित सारे लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं रिमरू लूमिनस की दी हुई स्किल की कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में सोच रहा था। आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर हम टेम्पस से निकलकर चलते हैं सीधे सिल्ट्रोसो, जहां हम मारिया बेल को देख सकते हैं। हमें यहाँ पर दूसरी दुनिया से आई इस लड़की की स्किल के बारे में पता चलता है। मारिया बेल की यूनिक स्किल का नाम है एवरेस्ट, जिसकी मदद से वो दूसरों की इच्छा और उनकी चाहतों को लिटरली देख सकती है, जिसका इस्तेमाल करके उनसे वो कुछ भी करवा सकती है। बेसिकली इसके पास भी ब्रेन वॉश करने की ताकत है। हमें पता चलता है कि मारिया बेल अपनी पिछली जिंदगी में यूरोप की कोई बहुत बड़ी रूलर थी, जिसका फायदा उठाकर वो अक्सर पूरे यूरोप की इकोनॉमी को कंट्रोल किया करती थी, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मारिया बेल ने यूरोप का वो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही लोगों की कुर्बानियों से खड़ा किया था, जिसमें उसका खुद का परिवार भी शामिल है। अपनी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी जीने के बाद उसकी नेचुरल तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ इस कार्डिनल वर्ल्ड में, एक ऐसे परिवार में जो वेस्टर्न नेशंस को कंट्रोल करता है, यानी द रोसो फैमिली। मारियाबेल का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जहां मॉन्स्टर्स और तबाही एक मामूली बात है। और इन्हीं सारी परेशानियों को हल करने के लिए बुड्ढे ग्रानबेल ने वेस्टर्न काउंसिल का गठन किया था। यानी रोसो परिवार को इतना पावरफुल बनाने के पीछे बुड्ढे ग्रानबेल रोसो का ही हाथ है। मारियाबेल जन्म से ही बहुत तेज और चालाक थी। उसे जरा सा भी वक्त नहीं लगा इस दुनिया में खुद को ढालने का। वो इस दुनिया को सैंडबॉक्स की तरह देखने लगी, जहां वो मन चाहे कुछ भी कर सकती है, मानो जैसे कि सिर्फ वही इस दुनिया को रूल करने की असली हकदार हो। बुड्ढे ग्रैंडबेल को जब पता चला कि वो किसी को भी लिटरली कंट्रोल कर सकती है, तो उसने मारिया बेल को उससे मिलने के लिए बुलाया, यह पूछने के लिए कि अब तक उसने उससे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की। जिसके जवाब में मारिया बेल अपनी स्किल के बारे में उस बूढ़े को बताती है, और ये भी कि वो बाकियों की तरह नहीं है। उसके दादाजी के एम्बिशंस और उसके सपने बाकियों से कहीं ज्यादा अलग और बड़े हैं। ये सुनकर ग्रैंडबेल हैरत में आ गया। वो पूछता है कि असल में वो है कौन, जिसके बाद वो मारिया बेल द ग्रीडी कहकर खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस करती है, जिससे खुश होकर ग्रैंडबेल उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि वो चाहता है कि मारिया बेल उसके एम्बिशंस को इनहेरिट करे। शायद वो समझ गया था कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी ये जिंदगी शायद छोटी पड़ जाएगी, और वो चाहता है कि उसका जो कुछ भी सपना है उसे उसकी पोती मारिया बेल रोसो पूरी करे। जवाब में मारिया बेल भी ग्रैंडबेल को प्रॉमिस करती है कि उसका जो कुछ भी सपना है उसे पूरा करने में वो उसकी मदद करेगी। और दोस्तों, यही वो क्षण था जहां एक फॉर्मर हीरो और ग्रेडी ग्रैंड डॉटर के बीच एक अलायंस की स्थापना होती है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो इनका म्यूचुअल गोल वही है जो कुछ चैप्टर्स पहले हमें बताया गया था, यानी इस पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड रिमरू की वजह से म्यूज सब कुछ खो चुका है, और वो जानता है कि अब वो इस देश में और ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता है। वो चाहता है कि वो कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा कोना ढूंढे जहाँ वो लोग उस तक ना पहुंच पाए। वो मानता है कि जब तक वो सही सलामत है तब तक वो अपनी जिंदगी की फिर एक नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि उसे दूसरा मौका अब नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये जब हुआ तब वहाँ सोहे भी मौजूद था, क्योंकि शायद रिमरू के कहने पर उसने अपना शैडो क्लोन म्यूज पर छोड़ रखा था उस पर नजर रखने के लिए। म्यूज के बेजान शरीर को देखकर वो भी समझ नहीं पाता कि उसकी ये हालत किसने और कैसे की। फिर चैप्टर के आखिरी पैनल में हमें मारिया बेल दिखती है,
दूसरी दुनिया से आई हुई महज 10 साल की है मारिया बेल ग्रैंड बेल रोसो के बाद दूसरी वो शख्स है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, और अब वो अपनी पावर और अपनी स्किल का इस्तेमाल रीमरू के खिलाफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अगले चैप्टर की शुरुआत होती है एक मीटिंग से जो उत्तरी देश सिल्ट्रोसो में हो रही है। हम यहाँ यूकी के साथ एक और बंदे को देख सकते हैं। इस बंदे का नाम है जॉन रोस्टिया, जो काउंसिल के 5 एल्डर्स में से एक है। इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि यूकी की गिल्ड को सारी फंडिंग्स इसी बंदे से मिल रही हैं। यानी वेस्टर्न काउंसिल यूकी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, और वो इस जानकारी से खुश नहीं है कि रिमरू को उसके बारे में पता चल चुका है। उसे लगता है कि यूकी को रिमरू से बात करके रिमरू को उसकी बातों में फंसा कर उसका शक दूर कर देना चाहिए था। यूकी कहता है कि मेरी मत्ती मारी गई है जो मैं एक डीमन लॉर्ड से और पंगा लूं। वो भले ही दिखने में एक स्लाइम है, बट वो एक डीमन लॉर्ड भी है। उसका सामना अकेले मैं तो क्या, शायद हम में से कोई मिलकर भी नहीं कर सकता, और अधूरे में पूरा उससे स्टॉर्म ड्रैगन का सपोर्ट है, तो आई डाउट कि इंसान उसका कुछ भी उखाड़ सकते हैं। यानी टेम्पेस्ट एक पावर हाउस बन चुका है जिससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। वहाँ मारिया बेल एंट्री लेती है। वो कहती है कि उसके दादाजी ने स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के बारे में उसे बताया था, तो इसलिए उसे आइडिया है कि वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, और शायद इसलिए गॉड्स भी उससे डर के मारे कांपने लगते हैं। यहाँ पर वो लेडी लुमिनस की बात कर रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मारिया बेल कहती है, ये सब छोड़ो और हमें बस इतना बताओ कि क्या तुम डीमन लॉर्ड रिमरू को हरा सकते हो या नहीं। दोस्तों, मारिया बेल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डीमन लॉर्ड रिमरू ग्रैंड बेल और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो जानते हैं कि उसके रहते उनका वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सिर्फ कुछ ही साल में रिमरू और उसके देश का ये हाल हुआ है, तो जरा सोचो अगर उसे समय दिया जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। जवाब में यूकी कहता है कि मैं हरा सकता हूँ या नहीं ये तो दूर की बात है, क्योंकि हिनाटा भी उसे हराने में कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर परिस्थितियां सही हों तो ये काम इम्पॉसिबल नहीं है। यूकी के जवाब को सुनकर मारिया बेल समझ जाती है कि रिमरू को हराने या मारने की कोशिश करना फिलहाल बेकार है। तो वो अपना काम रिमरू का भरोसा जीत कर करना चाहती है। वो रोस्टिया से कहती है कि उसे काउंसिल में आने का इन्विटेशन दो और देखो कि वो कैसे रिएक्ट करता है। वो समझती है कि रिमरू अपने देश का विकास करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेगा, और वैसे भी यूकी कहता है कि वो इंसानों को ज्यादा भाव दे रहा है। इंसानी नियमों पर चल के वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मॉन्स्टर्स और उनका ये देश इंसानों के लिए भी कितना सुरक्षित है। जिसके बाद वो रोस्टिया से कहती है कि वो काउंसिल के नाम का एक इनविटेशन लेटर रिमरू को लिख कर भेजे, और मेक श्योर करे कि काउंसिल की अगली मीटिंग से पहले उसे ये लेटर मिल जाना चाहिए, ताकि उसे जल्द से जल्द काउंसिल में आने का मौका मिले। मारिया बेल की यूनिक स्किल काम करती है लोगों की इच्छाओं पर, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने टारगेट्स को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकती है। पहला तरीका है अपने टारगेट की इच्छाओं को अपनी इच्छा से बदल देना, जिसके बाद वो टारगेट मारिया बेल की इशारों पर नाचने लगेगा। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे अपने टारगेट से कुछ समय के लिए बात करनी होगी, जैसा वो अभी इस वक्त यूकी के साथ कर रही है। यूकी को पता भी नहीं है कि वो मारिया बेल के कंट्रोल में है, जिसका फायदा उसे ये है कि यूकी उससे झूठ नहीं बोल सकता और ना ही वो उसके दिए हुए हुक्म को मानने से इनकार कर सकता है। दूसरा और सबसे आसान रास्ता है अपने टारगेट को डायरेक्टली ब्रेन वॉश करना। मतलब वो अपने टारगेट को दुनिया भर की इच्छाओं से इन्फ्यूज करके उसे अपना गुलाम बना सकती है। मगर इसमें एक रिस्क है। अगर टारगेट को कहीं थोड़ी सी भनक भी पड़ गई कि वो किसी के कंट्रोल में जी रहा है, तो मारिया बेल की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि मारिया बेल का ये कंट्रोल कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक, ये डिपेंड करता है उसके टारगेट की इच्छाओं पर। फिर हमें मांगा में पहली बार ये पता चलता है कि मारिया बेल भी रिमरू के फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंची थी। पहली नजर में मॉन्स्टर नेशन को देखकर उसे ऐसा लगा कि रिमरू भी उसी की तरह एक लालची इंसान होगा जिसके कई बड़े बड़े सपने होंगे। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मारिया बेल को सिर्फ ये सोचकर ही गुस्सा आ गया कि उसके जैसा कोई इतने वीक मोटिव्स वाला इस दुनिया पर राज करने के लिए उसका कंपटीशन बना हुआ है। मारिया बेल ने दरअसल ग्रैंड बेल के साथ मिलकर वर्ल्ड डोमिनेशन के अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी पहले से ही एक प्लान बना कर रखा था, जहां वो दुनिया भर के देशों को प्रोत्साहित करते अपनी अलग अलग करेंसी इस्तेमाल करने के लिए, और हर करेंसी के एक्सचेंज रेट और उसकी ताकत को ग्रैंड बेल और मारिया बेल खुद ही काउंसिल में बैठे बैठे डिसाइड करते। रोसो परिवार अपने प्लान को कामयाब करने की सालों से तैयारी कर रहे थे, मगर अब रिमरू और उसके मॉन्स्टर नेशन की वजह से मारिया बेल को अपने सपने धुंधले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जानती है कि जो कद इस वक्त टेम्पेस्ट का है और जिस रफ्तार से इस वक्त मॉन्स्टर नेशन का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए वो वक्त दूर नहीं जब कुछ ही समय में टेम्पेस्ट की वैल्यू आसमान छूने लगेगी, क्योंकि रिमरू के पास हर वो चीज है जो किसी भी देश को चाहिए अपने देश का विकास करने के लिए। टेम्पेस्ट आज इतना काबिल हो चुका है कि वो देश अकेला ही एक नए युग का निर्माण कर सकता है, और यही बात मारिया बेल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया का सिर्फ एक ही रूलर हो सकता है, और वो मारिया बेल द ग्रीडी खुद है। दूसरी ओर टेम्पस में भी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था।
ग्रीन फरी के जाने के बाद भी रिमरू और बाकी सब चैलेंजर्स के साथ खेल रहे हैं। अब दोस्तों डंजन को चैलेंज करने आए चैलेंजर्स और उनकी फाइटिंग को वो लोग सभी को ब्रॉडकास्ट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से डंजन को चैलेंज करने आए लोगों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है। तो इसलिए रिमरू और बाकियों को लगातार बॉस मॉन्स्टर बन के लोगों को एंटरटेन करना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी की वजह से रिमरू का ये ग्रुप चैलेंजर्स के बीच में द डंजन डोमिनेटर के नाम से मशहूर हो गया है, जिसका वो लोग भी खूब मजा उठा रहे हैं। रफाएल के द्वारा रिमरू को पता चलता है कि शूना उसे ढूंढ रही है। वो लोग वहां से निकलते हैं तो तब हमें पता चलता है कि फ्रे वहां मिलने आई है। एक्चुअली वो सिर्फ यहाँ मिलिम को वापस घर ले जाने आई है, क्योंकि वो बहुत टाइम से अपना काम दाम छोड़कर यहाँ टाइम पास कर रही है, जिसकी वजह से फ्रे थोड़ी सी नाराज है। फिर आग में पेट्रोल, डीजल और घी डालने का काम किया रिमरू, वेल्डोरा और रामिरेज ने। तुम लोग चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ऐसी सेम ट्रीटमेंट शूना रिमरू को भी देती, क्योंकि देश चलाने के बजाय वो भी इन बेरोजगारों के साथ मिलकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर सही समय पर वहां मेयर माइल्स आ जाते हैं। वो रिमरू से कहते हैं कि काउंसिल की तरफ से उनके लिए एक लेटर आया है। मेयर माइल्स उसे बताते हैं कि वेस्टर्न काउंसिल ने उसे इनवाइट किया है काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए। हालांकि रिमरू काउंसिल के इस कदम से हैरान नहीं है। उसने पहले ही भांप लिया था कि म्यूज के प्लान के फेल हो जाने के बाद वो लोग जरूर ऐसा कोई कदम उठाएंगे। रिमरू का शक यहाँ यकीन में बदल गया। वो मेयर माइल्स से कहता है कि ग्रीन फरी काउंसिल के जासूस थे। उन्हें काम सौंपा गया था काउंसिल की तरफ से उन पर और उनकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखने का। ग्रीन फरी का ग्रुप कोई नॉर्मल एडवेंचर ग्रुप नहीं था। वो लोग किसी भी एवरेज एडवेंचरर के ग्रुप से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, और रफाएल के लिए इतना ही काफी था उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। वेस्टर्न काउंसिल हर महीने सेशंस रखते हैं। ये मीटिंग दोस्तों हर बार इंग्रासिया में ही होती है, जिसमें हर मेंबर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं, और इसमें वालपर्गिस की तरह हर बार नए नए मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। और जाहिर है इस बार की मीटिंग की चर्चा का विषय होगा जूरा टेम्पल्स फेडरेशन। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर और हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। दोस्तों ये स्लैम की मांगा का आखिरी चैप्टर था, जिसका मतलब ये है कि टेंसुरा की मांगा फिलहाल यहीं तक है, और स्लैम की नेक्स्ट मांगा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो सिर्फ तभी आएगी जब मांगा का नया चैप्टर रिलीज होगा। स्लैम के चैप्टर्स 3-4 वीक में एक बार रिलीज होते हैं, तो जैसा आपको अब तक वीक में एक वीडियो मिलती थी वैसा अब नहीं होगा। अगर आप मेरी तरह इम्पेशेंट हैं और आगे की स्टोरी जानने के लिए वेट नहीं कर सकते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेंसुरा की लाइट नॉवल पढ़ लें। उसमें स्लैम की स्टोरी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वहां तक पहुंचने के लिए मांगा को नई नई बोल के भी एटलीस्ट 2 से 3 सालों का वक्त लग जाएगा। हालांकि मेरे पास लाइट नॉवल को पढ़ने का ऑप्शन अवेलेबल है, बट अब क्योंकि नॉवेल्स में फोटोज वगैरह नहीं होती तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नॉवल के कंटेंट को कवर नहीं करूंगा। बट फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन द मेन टाइम हम दूसरी मांगा स्टोरीज को भी एक्सप्लोर करेंगे, यानी ओवरऑल वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Giga drain, my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rubby with lotion We evolved in a caustic commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grove out, hit you with a leap